वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी अस्वाल। अब आज एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आपके इग्नू वाले स्टूडेंट्स की, जो कि है MGPE 00011। ठीक है, मानव सुरक्षा पे बात की जाएगी। इसमें गांधी जी के हिसाब से, गांधी जी की अवधारणा लेके उनके आधार पर कि उन्होंने क्या क्या कहा, उस हिसाब से ह्यूमन सिक्योरिटी की बात की जाएगी। और एक दो अच्छे और भी टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे आतंकवाद, ग्रामीणों के ऊपर। पर ये कि मेन बेस गांधी जी को रखा जाएगा, जैसे गांधी जी की सोच थी ना नॉन वायलेंस वाली, वो उस तरीके से। ठीक है, पूरा डीप में करेंगे हम इसको। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन करिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सारे नोट्स जो है, जो PPTs हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स मैंने अभी कवर करा दिए हैं, और ये भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट लिस्ट है। और इसके अलावा भी जो भी है ना, वो मैंने करा दिए हैं। आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए सब्जेक्ट्स को, बाकी चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। इग्नू के ऑलमोस्ट जितने भी है ना, सारे हो चुके हैं अब तक कवर। ठीक है, बचे हुए हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है इसमें, मानव सुरक्षा और वैश्विक मुद्दा। मानव सुरक्षा जो है, ये बढ़ता हुआ मुद्दा क्यों है, और मानव सुरक्षा, ये जो वर्ड है मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी, ये क्या है, क्यों की जाएगी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इसके ऊपर ना बेटा 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं सिर्फ इस मानव सुरक्षा वाले टॉपिक के ऊपर, कि मानव सुरक्षा क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार की होती है। इसके ऊपर अलग अलग दृष्टिकोण पूछ जाएंगे, है ना, कि किसका क्या विचार है। इसे भी हमें आगे करेंगे, सेपरेट क्वेश्चन में करवाऊंगी वो दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब कि किसकी क्या थिंकिंग है, किसकी क्या अप्रोच है। ठीक है, अलग अलग अप्रोचेस पढ़नी मानव सुरक्षा से लेके, जैसे यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, 4-5 पढ़ने हैं आपको। ठीक है, एक पूरा क्वेश्चन में बन सकता है दृष्टिकोण वाला। ठीक है, और इसका महत्व क्या है, कि क्यों ज़रूरी है मानव सुरक्षा पे बात हम इतनी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से करना, और ये आता है, इसका गारंटी है कि ये आएगा। ठीक है, और ये जो मैं करा रही हूँ ना, ये मैं क्वेश्चंस ही करा रही हूँ। कल किसी बच्चे का एक मैसेज आया था कि मैम अब ना क्वेश्चंस भी करा दो। कल पूरी मैंने PPT कराई, सब्जेक्ट आपका वही था, MPS 7 था कुछ, तो जो वो सब्जेक्ट था ना, वो क्वेश्चन ही थे। जो अब मैं ये करा रही हूँ, जो मैंने PPT बनाई है, क्वेश्चंस ही हैं। ये सिलेबस नहीं करा रही मैं, सिलेबस के पॉइंट नहीं है कि मैं चैप्टर वाइज सिलेबस करा रही हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिपीट हुआ है ना, बार बार रिपीट जो हो रहे हैं क्वेश्चन, ये वो हैं। ये क्वेश्चन का रिपोर्ट होना 1000% है, ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। ठीक है, मानव सुरक्षा क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही यही है। तो ये क्या है, परंपरागत दृष्टि से पहले इसके 2 टाइप जाएंगे। एक तो पहले मानव सुरक्षा का अर्थ पढ़ लो, इसके 2 टाइप जाएंगे, एक परंपरागत और एक न्यू वाला, जो अब मानव सुरक्षा के ऊपर आ गया है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि परंपरागत दृष्टि में सुरक्षा का अर्थ केवल राष्ट्रीय सुरक्षा था। पहले वाली जो सुरक्षा थी ना, ओल्ड वाली, उस टाइम पे क्या था कि राज्य की जो सीमाएं हैं ना, जो हमारी ये बाउंड्रीज होती है, इसको सुरक्षित रखो, अंदर सब सुरक्षित रहेंगे। हमें खतरा सिर्फ बाहर वाले देशों से है कि कोई हम पे आक्रमण ना कर दे। ठीक है, सेना को मजबूत करना था, सीमाओं की रक्षा करना था। परंतु 1994 में UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देशों की सुरक्षा करना काफ़ी नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि आप इस बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हो तो आप कहोगे कि हाँ भाई हमारे मानव सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। और भी 50 चीज़ें जिनसे हमें अपने मानवों की, अपने देश के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करनी है। देश के अंदर रहने वाले इंसानों को सुरक्षित करने को असली सुरक्षा कहा गया, कि सिर्फ बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करनी है आपको, कि ये आपका एक फिजिकल एरिया है, ये आपका ज़मीन है, इसको आप सुरक्षित रख रहे हो, इसके अंदर जो रह रहे हो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसको पढ़ना है हमें। ठीक है, तो मानव सुरक्षा क्या है, इसको एक बार हमें देखना है, और इसके पार्ट्स देखने हैं। तो क्या है, फ्रीडम फॉर फियर। इसका मतलब क्या है बेटा, सुरक्षा मतलब क्या होगा कि आप भय से मुक्त हो। सुरक्षा में क्या हो रहा है, आप सुरक्षित फील कब करोगे, जब आप डर नहीं रहोगे, है ना। जैसे मैं बैठी हुई हूँ अभी अपने स्टूडियो में, तो मैं सुरक्षित हूँ, कहीं से कोई खतरा नहीं है मेरे ऊपर। मान लो सायरन की आवाज़ बज रही है, खतरनाक डरावने से सायरन की आवाज़ नहीं होती कि वो बॉम्ब फटने वाला, उससे पहले जो सायरन बज रहा था, सोचो वो आवाज़ अगर बज रही है तो क्या मैं सुरक्षित फील करूँगी, नहीं कर पाऊँगी ना। बहुत डर लगेगा, मुझे डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो क्या हो गया, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। भले वो बॉम्ब वगैरह की जो आवाज़ है, सायरन की आवाज़, वो फटने नहीं वाला, फटेगा भी नहीं, कहीं दूर है, बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, लेकिन आवाज़ तो आ रही है, डर तो मुझे लग रहा है ना। तो अगर मुझे डर लग रहा है तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो ये जो वर्ड है ना, फियर, भय, इसको लिख लीजिए, ये इसका पॉइंट है। ठीक है, आपको पहले इसकी हेडिंग लिखनी है। क्वेश्चन आएगा मानव सुरक्षा क्या है, तो पहले इसको डिफाइन करना आपको, कि इसकी मेन डेफिनेशन देनी है। आगे वाली स्लाइड्स में हम देख लेंगे, इसकी एक डेफिनेशन देनी है। उसके बाद ये कि किस चीज़ से आपको खतरा हो रहा है, किस चीज़ से सुरक्षा चाहिए, तो फियर से सुरक्षा चाहिए। ठीक है, हिंसा से सुरक्षा चाहिए, युद्धों से सुरक्षा चाहिए, इसे जूम कर लेते हैं, युद्धों से सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है,
फ्रीडम किससे चाहिए? हिंसा के खिलाफ होनी चाहिए, युद्धों से सुरक्षा होनी चाहिए, अपराध से सुरक्षा होनी चाहिए, व्यक्ति को शारीरिक खतरे से सुरक्षित रखना, ठीक है। उसको फिजिकली कुछ वो ना हो, ठीक है। फिजिकल भी होना चाहिए कि उसको चोट वोट ना लगे, उस चीज़ से उसको सुरक्षित रखना, प्लस भय से दूर रखना, उसे डर भी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे मैं ना स्टूडियो में बैठी हूँ और बॉम्ब की वो सायरन की आवाज़ आ रही है कि हाँ भाई फट सकता है फट सकता है, उसमें मेरे शरीर को तो कोई खतरा नहीं हो रहा ना, अभी तो नहीं फटा, लेकिन मुझे डर तो लग रहा है ना, फियर तो फील हो रहा है ना मुझे, तो वो भी एक तरीके से असुरक्षा है। हमें सुरक्षित रखने के लिए जो 4-5 पॉइंट लिखना है ना, उसमें आपको लिखना है हिंसा, वॉर, अपराध और व्यक्ति के शारीरिक खतरे से बचाना। दूसरा क्या है? फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? किस चीज़ से बचाना है, किस चीज़ से बचाना है आपको, तो किससे बचाना है? भूखमरी से, भूख से, गरीबी से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, हर व्यक्ति को बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने की अवसर देना है। जब ये सारी चीज़ें इनको मिल जाएगी ना, जब ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो वो कैसा व्यक्ति हो जाएगा? वो हो जाएगा सुरक्षित, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि आपको बॉर्डर्स को सेफ कर दोगे तो आप मानोगे कि हमारा तो जो नागरिक है वो सब सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। अंदर भी, देश के अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए, देश के अंदर आंतरिक युद्ध नहीं होने चाहिए, आंतरिक अपराध नहीं होने चाहिए, व्यक्ति को शारीरिक किसी प्रकार की चोट नहीं होनी चाहिए, शारीरिक और मानसिक भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? सुरक्षित, ठीक है। मानव सुरक्षा, किन चीज़ों से सुरक्षा करनी है? इन चीज़ों से सुरक्षा करनी है, इन चीज़ों से उसको बचाना है, तो ये क्या कहलाएगी? मानव सुरक्षा। अब इसके दोनों टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक बार फिर से दोबारा से हम डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेंगे जो आपको पेपर में लिख के आनी है, ठीक है। मानव सुरक्षा के 7 प्रकार हैं, ये इसके टाइप्स है, इसको आपको अच्छे से लिखना है। देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, 2 पेज में आपको आंसर लिखना है। पहले डेफिनेशन लिख दी, फिर उसकी 2 चीज़ें वो पीछे जो लिखती वो, फिर इसके प्रकार बता दो, 7 इसके टाइप्स बता दो। सबसे पहले क्या आएगी? आर्थिक सुरक्षा। देखो इंसान कब सुरक्षित है? जब उसके पास पैसे ना हो, पैसे नहीं है इंसान असुरक्षित है। सबसे ज़्यादा खतरा तभी है इंसान को जब उसके हाथ जेब में पैसे नहीं है, कोई नहीं पूछता, ना दोस्त पूछेंगे ना घर वाले पूछेंगे, और बाहर वालों को तो नाम ही मत लो, ठीक है, खत्म बात। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर एक इंसान की सुरक्षा में कुछ आ रहा है तो वो क्या हो गया? मनी, ठीक है, पैसा आ गया। फिर क्या? खाद्य सुरक्षा। देखो पहले पैसा कमाओगे तभी तो कुछ खा पाओगे, तभी तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी। फिर क्या आ रहा? खाद्य। सबसे पहले पैसे, फिर पैसों से हम खरीदेंगे खाना, खाना ज़रूरी है, खाने के बाद आ रहा स्वास्थ्य। जब आप अच्छा खाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, नहीं खाओगे तो फिर बीमार है इंसान, है ना। पैसे नहीं अगर किसी के पास तो खाना नहीं खरीद पाएगा, खाना नहीं खरीद पाएगा बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। पैसा आ गया, खाना खा लिया, हेल्थ अच्छी होगी। ये 3 चीज़ों को याद कर लो, मैं आपको याद करवा रही हूँ। सबसे पहले पैसा कमाएंगे, फिर अच्छा खाना खाएंगे, फिर हम स्वस्थ हो जाएंगे। इनको ऐसे याद कर लो, लिख लो। फिर 4th पे क्या रहा है? सुरक्षित पर्यावरण। अब सारा खाना वाना हो गया, आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन हेल्थ अच्छी होने के बावजूद भी आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। क्यों? क्योंकि आप घर से बाहर गए, बाहर हो रहा है भाई साहब 50 डिग्री टेम्परेचर, बाहर जाते ही आपको लू लग गई है, ठीक है। तो पर्यावरण कैसा हो रहा है? ख़राब हो रहा है। हमें एक सुरक्षित मानव रखने के लिए, एक सुरक्षित मानव है उसको सुरक्षा देने के लिए एक अच्छा पर्यावरण भी देना होगा। मान लो उस बंदे ने बहुत मेहनत करके पैसा कमा लिया, अच्छा खाना खा लिया, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, वो जिम में जा रहा है, लेकिन वो सांस ले रहा है जब बाहर, तो इतना पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा है, तो उसकी तबीयत ख़राब हो रही है ना, वो कहाँ से फिर सुरक्षित हुआ? अगर पर्यावरण इतना ख़राब है तो वो असुरक्षित है। अच्छा पर्यावरण बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति के सुरक्षित रहने के लिए। तो क्या? प्रदूषण मुक्त हवा, सांस लेने के लिए तो हो, साफ पानी हो, प्रकृति का आपदाओं से बचाव हो। इसमें प्रकृति के अंदर ना प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही है, जिसमें भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, सुनामी आ रही है, ये सब चीज़ें भी आ रही है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा वाला टॉपिक में 3-4 पॉइंट्स है, इसको लिख लीजिए। प्रदूषण नहीं होना चाहिए, हवा साफ होनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है ये भी कम होना चाहिए। वैश्विक तापमान वाला एक क्वेश्चन पूरा सेपरेट आगे कराऊंगी, डीप में है वो क्वेश्चन, ठीक है, उससे हम करेंगे, इसलिए यहाँ ज़्यादा नहीं समझा रही, उसको हम वहाँ करेंगे। बस अभी इसको पॉइंट को इसमें लिखो। पहला क्या? आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा हो गई। फिर पर्यावरण अच्छा देना पड़ेगा, तभी वो मानव सुरक्षित कहलाएगा। मानव सुरक्षा में ये 4 हो गए। फिर क्या? व्यक्तिगत सुरक्षा, उसको व्यक्तिगत सुरक्षा भी देनी है। आपने ये सब चीज़ें तो दे दी, लेकिन व्यक्तिगत कैसे? कि कोई उसको ना मार दे। मान लो पर्यावरण अच्छा है, उसके पास पैसा भी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन किसी ने आके उसे मार दिया, अपनी गाड़ी फुल स्पीड में लाया, उसको जान से मार दिया, कैसे सुरक्षित रहेगा मानव? मर गया वो तो बेचारा। उसने क्या करा? स्पीड में गाड़ी लाई किसी और ने और उसे मार दिया, तो फ़ायदा नहीं है ना। तो फिर शारीरिक सुरक्षा भी देनी पड़ेगी, उसको शारीरिक हिंसा से बचाना पड़ेगा। ये नहीं कि रोड पे चाकू मार दिया। अभी एक वो इंस्टा पे मैं देख रही थी, किसी ने ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन में किसी को चाकू से मार दिया, बिल्कुल प्रॉपर, मतलब जान से मार दिया उसको। और बात क्या थी? छोटी सी कहा सुनी के ऊपर उसने उसको मार दिया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी। घरेलू हिंसा से बचाना और अपराधों से बचाना। बाहर आप रोडों पर जा रहे हो, कितने अपराध होते हैं रोड पर, आप देखते हो ना, रोड रेज के कितने केसेस होते हैं, उन अपराधों से भी आपको
बचाना है, शारीरिक हिंसा से बचाना है, घरेलू हिंसा से भी बचाना है, तभी कहलाएगा मानव आपका सुरक्षित। ऐसे नहीं मानव सिर्फ वो जो रोडों पे घूम रहे हैं, समाज में बाहर घूम रहे हैं, ऐसे नहीं, जो घरों के अंदर भी है ना, जो घर वाले हैं, घरेलू हिंसा से भी बचाना है, तब कहलाएगा व्यक्तिगत सुरक्षा। ठीक है, फिर पूरे समुदाय की सुरक्षा करवाएंगे, समुदाय पूरे के पूरे समाज की सुरक्षा, कि इस समाज के अंदर कोई किसी को ना मारे। ठीक है, किसी भी उस पर अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, जातीय पहचान को लेकर सुरक्षित रखना। देखो, एक जात वालों ने दूसरी जात वालों को जान से मार दिया तो सुरक्षित नहीं हुए ना, वो मर गए वो तो क्या होगा, वो मानव सुरक्षा खराब हुई है उनकी, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनकी सुरक्षा को। तो हमें क्या करना है, सामुदायिक सुरक्षा को बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना है, लोगों को समझाना है, प्रचार प्रसार करने और ऐसे रूल्स बनाने कि लोग इस चीज़ को समझें कि अपनी संस्कृति को लेकर दूसरी संस्कृति वालों को मारना नहीं है, अपनी भाषा को लेकर, जातीय पहचान को लेकर वो अपनी सुरक्षित रखें, लेकिन दूसरों से किसी से नहीं लड़ना। ठीक है, तो उन्हें सुरक्षा किस चीज़ की भी चाहिए, अपनी खुद की संस्कृति को बनाए रखने की, और दूसरी संस्कृति वालों से टकराव ना हो, संघर्ष ना हो, हिंसा ना उत्पन्न हो, क्योंकि दो अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं तो हिंसा बढ़ जाती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, तो वो ना हो। खुद का पर्सनल जो भाषा, खुद की पर्सनल संस्कृति जो है, पहचान जो है, उसको क्या किया जाए, सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, 6 हो गए हैं। 7वां क्या है, राजनीतिक सुरक्षा। देखो, अगर मान लो कोई आपको बिल्कुल वंचित कर दे वोट देने से, कि आप वोट नहीं दे सकते, आपका कोई अधिकार नहीं है वोटिंग वगैरह में, क्या चुनाव में हो रहा, कुछ आपको जानने पहचानने को ना मिले, तो इससे क्या होगी, आपकी सुरक्षा खराब होगी। आप सुरक्षित तभी हो जब आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व, आपका चुना गया कॉम्पिटिटर आगे जाए और आपकी बात रखे, है ना। तो इसलिए मानव अधिकारों में सम्मान और सरकार के दमन से मुक्ति, कि सरकार कुछ गलत ना कर दे। देखो, हर चीज़ से बचा लिया, पर्यावरण से बचा लिया, व्यक्तिगत सुरक्षा से बचा लिया, समुदाय सुरक्षा करवा दी, पैसा दे दिया, खाना दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, लेकिन अगर मान लो सरकार ही कुछ गलत कर दे आपके साथ, फिर सरकार का भी तो अच्छा होना बेहतर है। तो ये इसमें यही है कि मानव अधिकारों में सम्मान हो और सरकार से के दमन से मुक्त, कि सरकार तानाशाही ना हो जाए। जिस देश में तानाशाही सरकार है वहाँ पे मानव सुरक्षित नहीं है। जैसे वो नॉर्थ कोरिया वाला है, किम जोंग उन वाला है ना, वहाँ पे कहाँ सुरक्षित हैं वो लोग, वो उसका जब मन करता है जिसे भी मार देता है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, वहाँ पे जितने भी कोविड के केस आए थे ना, उसने इलाज कुछ नहीं कराया था, उसने जान से गोलियों से मरवा दिया था लोगों को। तो वहाँ पे मानव सुरक्षा 0 है ना, जब मन करता है उसको मार देता है लोगों को, जो उसके खिलाफ बोला उसे मार देता है। तो ये कि मानव सुरक्षा के अंदर सरकार का भी रोल आ रहा है, सरकार का बेहतर होना, सरकार गलत ना हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, तभी मानव क्या है, सुरक्षित हो पाएगा। तो ये इसके 7 पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है कि परंपरा बनाम और गैर परंपरागत, जो मैं कह रही हूँ ना कि इसके 2 टाइप्स हैं। ये पहला टाइप है इसका सुरक्षा का, मानव सुरक्षा का पहला टाइप है, और दूसरा टाइप है ये क्या है, गैर परंपरागत। ये न्यू है, जो अब आए हैं, और ये पुराने वाले। परंपरा सुरक्षा का पुराना रूप है ये। पहले सुरक्षा को ये समझा जाता था। ये कब की बात है, जब तक हमारे देश आज़ाद नहीं होते ना, ये पहले की बात है, मतलब आज से 200-300 साल पहले ले, जब बड़े बड़े सिर्फ राज्य होते थे, एक अलग अलग राजा के पास एक राज्य होता था, तब इस चीज़ को समझा जाता था। लेकिन ये अब का है, ये न्यू जो अब हमारी जनरेशन आ रही है ना, ये वाली, ये अब का टाइम का, ये पुराना, ये ओल्ड टाइम का। इसको क्या बोलते हैं, परंपरागत। और नए वाले को क्या बोलेंगे, न्यू। गैर परंपरागत भी कहा जा सकता है और नव भी कहा जा सकता है। ठीक है, सुरक्षा को समझते समय के साथ बदलती है। सुरक्षा की जो ये टॉपिक है ना, सुरक्षा वाला जो पॉइंट है, सुरक्षा, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है, चेंज होते जा रहे हैं। देखो बेटा, सुरक्षा का जो ये टॉपिक है, ये बदलता वो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले की जो समस्याएं थी ना, वो आज की समस्याओं से बिल्कुल अलग थी। आज की नई समस्या निकल के आ रही जो पहले कभी थी ही नहीं। जैसे साइबर क्राइम है ना, असुरक्षित हो गया मानव, फ़ोन में से ही सारा पैसा निकाल लिया। एक OTP आया फ़ोन में और उससे पूरा पैसा चला गया, है ना। एक लिंक को टैप करो, सारा पैसा निकल गया, चोरी हो गई ना। सुरक्षित तो नहीं है मानव, कैसे हो गई। पहले तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं था, पहले फ़ोन ही नहीं थे। क्यों नहीं था ये टॉपिक, क्योंकि पहले फ़ोन नहीं थे, इतना ज़्यादा बैंकिंग का क्षेत्र नहीं था, नेट बैंकिंग की नहीं थी, इतना AI डिजिटल चीज़ें नहीं थी। तो ये वाली दिक्कत भी थी। साइबर क्राइम पहले था ही नहीं, साइबर क्राइम अब स्टार्ट हुआ है जब से ये टेक्नोलॉजी आई है। पहले के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो नई चीज़ें आ रही हैं अब। पहले पर्यावरण से रिलेटेड कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर्यावरण अच्छा था पहले। आज से 200-300 साल पहले कोई दिक्कत नहीं थी। पर्यावरण ख़राब ही अब हुआ है जब औद्योगिक क्रांति हुई है, जब इन्होंने नई नई इंडस्ट्री लगाई, मशीनें लगाई, पेड़ काटने लग गए। जब से इनका टेक्नोलॉजी आई तब से क्या है, पर्यावरण ख़राब होना शुरू हुआ है। तो पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्या आ रही है, असुरक्षित माना जा रहा है इंसान को पर्यावरण से रिलेटेड, वो नई सिचुएशन है। तो पुरानी और नई वाली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। उसको हम पढ़ेंगे कि इसकी मुख्य केंद्रिता क्या है, पहले क्या मेन बात थी, किस चीज़ से खतरे थे, समाधान क्या और दृष्टिकोण क्या है। इन सब चीज़ों को पढ़ना और आपको कंपेयर करना पेपर के अंदर अच्छे से।
ठीक है। सुरक्षा की समझ को समझने के लिए बदलती भी आई, पुरानी सोच देश को केंद्रित थी। पुराने वाले ना सिर्फ देश के ऊपर केंद्रित थे, जबकि नए वाले इंसान पर केंद्रित है, पूरी मानवता पर केंद्रित है। अब क्या हो गया, बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं निकल के, हिंसा और ये जातीय हिंसा और ये भाषा पे हिंसा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी भाषा के लिए कि भाई तुम हमारी भाषा नहीं बोलोगे तो मैं जाम मारेंगे हम। महाराष्ट्र के अंदर मराठी जो नहीं बोल रहा उनको मार रहे हैं भाई, डंडों से मार रहे हैं अपनी भाषा के पीछे। ऐसे कैसे हो सकता है? कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जातिवाद, भाषावाद, कितना वो गलत हो रहा है, अब हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो पहले वाले में क्या है, देश या राज्य तक था सीमित। पहले वाले में क्या था, परंपरागत सुरक्षा में मेन फोकस देश पे होता था कि हमारा ना देश को हमें सुरक्षित रखना है। एक देश है, उस देश की बाउंड्रीज़ को ही हमें सुरक्षित रखना, सबसे ज़्यादा फोकस और बल किस पे ज़्यादा था, इस बाउंड्रीज़ को सुरक्षित रखने में। और किससे था, बाहर वाले देशों से, कि कोई और हम पे हमला ना कर दे। खतरा सिर्फ तभी माना जाता था कि किसी और ने हमला कर दिया। जब तक देश के अंदर आपका देश की बॉर्डर सुरक्षित है तो क्या है, आपको सुरक्षित माना जाएगा। ठीक है, देश और राज्य पर फोकस था इसमें सबसे ज़्यादा। दूसरे देशों की सेना या युद्ध से खतरा मानते थे। सबसे बड़ा खतरा यही था कि कोई हम पे आक्रमण ना कर दे, क्योंकि देखो तब साइबर क्राइम नहीं था, इतना जातिगत हिंसा नहीं थी, और ये क्या कहते हैं जो अब चीज़ें हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई दंगे फसाद होते, तब इतने नहीं थे, ऐसी दिक्कतें थी ही नहीं। तब राज्य का तंत्र चलता था, एक राजा होता था और उसके अंडर सब रहते थे, जनता बस रहती थी। कुछ जनता इतनी आवाज़ नहीं उठाती थी। अब क्या हो गया, लोकतंत्र, तो लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं अलग अलग छोटे छोटे मुद्दों पे। मी टू मूवमेंट चल रहा है, ये क्या है, एक तरीके का एक आंदोलन चल रहा है। पहले ऐसे आंदोलन कुछ थे ही नहीं, क्योंकि तब ट्विटर नहीं था। आज ट्विटर है तो आंदोलन भी चल गया है ना। समाधान क्या था तब, सेना को बढ़ाओ, तब मेन फोकस सेना पे था। परमाणु हथियार बनवा लो, युद्ध लड़ लो, लड़ाई पे तब क्या है, फोकस किया जाता था। और दृष्टिकोण क्या था, संकीर्ण सीमा केंद्रित, सिर्फ और सिर्फ किस पे था, सीमा पर था, बॉर्डर पे था। इसका सारा फोकस इस सीमा पे था कि हमने अगर इस सीमा को क्लियर कर लिया, इसको अच्छे से हमें कंट्रोल में ले लिया, इसको अच्छे से हमने पूरी तरीके से फुल प्रूफ कर लिया ना कि कोई हम अंदर ना आ जाए, तो हम सेफ़ हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये दायरा ना ख़त्म हो गया कि सिर्फ इस बात पे है कि सीमा सीमा सीमा, ऐसे नहीं है। अब क्या है, एक ही देश के अंदर 50 जगह अलग अलग दिक्कतें चल रही है। महाराष्ट्र में कुछ दिक्कत चल रही है, हमारे यहाँ कुछ और चल रही है। हमारे यहाँ पे जंतर मंदिर पे कॉकरोच पार्टी वाले बैठे हुए हैं, जंतर मंदिर पे बैठे हुए ना, तो यहाँ अलग समस्या चल रही है। किसी और स्टेट में कुछ और अलग समस्या चल रही है। पर्यावरण के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये क्या, अलग अलग जगहों पे सुरक्षा को लेके मुद्दे अलग अलग उठ रहे हैं। अब चेंजेस आ गए हैं। अब क्या है, मेन फोकस मानव पे हो गया है। पहले किस पे मेन फोकस था, एक देश पे, एक राज्य पे, कि हमारा राज्य ही सब कुछ है, राज्य सुरक्षित होना चाहिए। अब क्या, पूरी मानवता पर फोकस कर दिया गया है, ह्यूमन पर फोकस कर दिया गया कि इंसान क्या चाह रहा है। नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं। गरीबी अब बढ़ती जा रही है, गरीबी का मुद्दा वो है मेन, कि अगर मानव को सुरक्षित रखना तो उसको आपको कमाने का अवसर देना पड़ेगा, उसके पास पैसे होने चाहिए। अगर इंसान के पास पैसे नहीं है तो वो असुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं, 1% सुरक्षित नहीं है वो। महामारी जैसे खतरे, पहले इतनी महामारी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब फैलती जा रही है। कभी कोविड फैल रहा है, कभी वो H1N1 वायरस फैल रहा था, कभी स्वाइन फ्लू फैल रहा है। अलग अलग प्रकार के क्या है, वायरसेस फैलते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। जलवायु परिवर्तन हो रहा है अब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे। सबसे बड़ी जो मुझे दिक्कत लगती है वो यही है, पर्यावरण ख़राब हो रहा है अब। पहले इतना नहीं था, क्योंकि आप कितना ही पैसा जोड़ लो, आप कितनी ही अच्छे से अच्छी एजुकेशन ले लो, कितना ही अच्छा से अच्छा खा लो, लेकिन जब बाहर आप जाओगे और आप सांस नहीं ले पाए तो किस काम का, फिर सारा पैसा किस काम का। हम कैसे सांस कैसे लेंगे अगर ऑक्सीजन ही नहीं बचा तो, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो फिर हम कहाँ कैसे रह पाएंगे। सारे ही पेड़ कट जाएंगे, और सारे पेड़ों से लोग अपना लकड़ी का सामान बना लेंगे, फर्नीचर बना लेंगे, पेपर बना लेंगे। फिर क्या फ़ायदा अगर सांस नहीं ले पाएंगे तो, करेंगे क्या उस लकड़ी का, जब हम सांस ही नहीं ले पाए मर जाएंगे, है ना, क्या फ़ायदा। तो ये कि आतंकवाद, अब बढ़ता आतंकवाद भी बढ़ता रहा है। अब नए टॉपिक में क्या आ रहा है, आतंकवाद आ रहा है, पर्यावरण आ रहा है, साइबर क्राइम लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ पीपीटी में, आप साइबर क्राइम लिखिए। साइबर क्राइम हो गया, नए छोटे छोटे मुद्दे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, वैश्विक सहयोग का मुद्दा है, नीतियों पर है। हाँ, ये क्या है बेटा कि हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, ये समाधान वाला, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसको देखिए, ये समाधान वाला टॉपिक है कि अब इसका समाधान क्या, अब वैश्विक सहयोग कर सकते हैं, न्यू पॉलिसीज़ बना सकते हैं, विकास और वैक्सीन कर सकते हैं। जो महामारी वाला टॉपिक था ना, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं कि आप वैक्सीनेशन कर लो, विकास बढ़ाओ ताकि गरीबी कम हो जाए, महामारी कम हो जाएगी वैक्सीन से। नई नीतियाँ बनाओ, जलवायु से रिलेटेड नीतियाँ बनाओ कि भाई कुछ भी हो जाए, लोग इससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा पेड़ नहीं काटने, रूल्स बनाओ। ठीक है, वैश्विक सहयोग करोगे तो आतंकवाद को रोका जा सकता है। ठीक है, व्यापार करो जिससे गरीबी कम होगी, मानव केंद्रित के मेन फोकस मानव पे दिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है।
फिर क्या है, मानव अधिकार सुरक्षा का आधार, जब तक बोलने की आज़ादी है, जीने का अधिकार सुनिश्चित ना हो वह मानव सुरक्षा संभव नहीं है। ये क्या कह रहा है सेंटेंस, कि मानव सुरक्षित तब है जब उसको, मानव सुरक्षित को अपनी आज़ादी और जीने का अधिकार पूरा अच्छे से दिया जाए और बोलने का अधिकार दिया जाए, तो वो क्या है, सुरक्षित कहलाएगा। उसको उसके अधिकार दे दो और ये सारी चीज़ें दो तो वो सुरक्षित कहलाएगा। ये इसकी हेडिंग है कि मानव सुरक्षा आखिर है क्या। ठीक है, इसको एक बार हम रिवाइज भी कर लेंगे। दृष्टिकोण पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मानव सुरक्षा की बेसिक डेफिनेशन जो आपको पेपर में लिख के आनी है वो लिखो पहले, जो कि है कि मानव सुरक्षा क्या है, भय से मुक्ति। फर्स्ट मेन लाइन है, इसको लिखिए। मानव सुरक्षा क्या है, बिना किसी वॉर के मनुष्य का विकास हो। ठीक है, बिना किसी खतरे के वो अपने जीवन को व्यक्त कर सके और भय से उसको मुक्ति हो, उसको उसके अधिकार दे दिए जाए, वह समृद्धि की तरफ बढ़े, विकास में कोई दिक्कतें ना हो और वो खुशहाल जीवन बिता सके। ठीक है, उसके पास उसके सारे अधिकार मिल गए, उसको रक्षा मिल गई, आंतरिक और बाहरी खतरों से, दोनों ही तरीके के खतरों से उसको क्या है, सुरक्षित कर दिया गया। जो मैंने ये बोला इसको आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है, इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करो, लिख लिया करो। मौलिक अधिकार दे दिए गए, ठीक है, उसको सारे उसको विकास का अवसर दे दिया गया, प्लस उसको व्यक्तिगत सुरक्षा दे दी गई कि उस पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं करेगा। उसको आर्थिक सुरक्षा दे दी गई कि उसको काम करने का अधिकार है, उसको कमाने का अधिकार है, पैसे आएंगे तो वो सुरक्षित हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा दे दी गई कि समाज में कोई उसको ऊंचा नीचा नहीं कहेगा, कोई किसी तरीके का गलत नहीं कहा जाएगा। राजनीतिक अधिकार दे दिए गए, सांस्कृतिक अधिकार दे दिए गए, निर्जातिगत अधिकार दे दिए गए। वॉर नहीं होगी, उसको उसके अधिकार दे दिए जाएंगे, उसको स्वतंत्रता दे दी जाएगी, उसको विकास करने का अवसर दे दिया जाएगा। मानव कल्याण के कार्य करेगी सरकार, सरकार किसी प्रकार का दमन नहीं करेगी, कुछ भी सरकार गलत नहीं करेगी। राज्यों के बीच में आपस में लड़ाई नहीं होगी, किसी और बाहर वाले राज्य से लड़ाई नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, तब कहलाएगा मानव सुरक्षित। ठीक है, मेन इसके पॉइंट हाईलाइट कर लो। आर्थिक विकास होगा, सामाजिक समानता दी जाएगी, उसको सामाजिक सम्मान दिया जाएगा, सामाजिक विकास का पूरा उसको अवसर दिया जाएगा। ठीक है, आतंकवाद से उसको बचाव करा जाएगा, रोगों से बचाया जाएगा, पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण का जो खतरा है ना, क्लीन और एकदम अच्छा उसको पर्यावरण दिया जाएगा, जिससे उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। गरीबी रोक दिया आपने आर्थिक कारणों से, ठीक है, अच्छी लाइफ उसको दी जाएगी। यही है मानव सुरक्षा। ठीक है, सरकार उसकी हेल्प करेगी, उसको ग्रोथ करने के लिए सरकार उसे रोकेगी नहीं, खतरों से बचाएगी, हर प्रकार के प्राकृतिक खतरे हो, आपसी कोई खतरा हो, उससे उसको रोका जाएगा, किसी भी प्रकार का उसको खतरा नहीं होने दिया जाएगा उसके जीवन के अंदर। तो जो आपका ये मानव है, इसको चारों तरफ से आपने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, इसको अधिकार दे दिया, हेल्थ दे दी, सिक्योरिटी दे दी, सब कुछ दे दिया, कमाने का अधिकार दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एट द एंड लास्ट में सेफ हो जाएगा। जो ये सातों पॉइंट है ये आपको लिखने हैं, इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोली। उसके बाद इसके दो टाइप बताने हैं, पुराना वाला और न्यू वाला। पुराने वाले में सिर्फ देश को फोकस किया जाता था, सीमा पे फोकस किया जाता था। नए वाले में नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं, जिसमें आ रहा है पर्यावरण, आतंकवाद का खतरा, गरीबी, महामारियाँ, ये सब चीज़ें निकाल के रखनी है। ठीक है, अब मानव सुरक्षा पे ना दृष्टिकोण, ये पूरा सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर ये सेपरेट ना आए तो आप इसी क्वेश्चन में मानव सुरक्षा वाले में इसको ऐड कर देना, एक इसका पॉइंट लिख के, ऐसे ये सारे पॉइंट लिख के एक लाइन में ख़त्म कर देना। इससे क्या होगा, पूरा आपका एक पेज तो भर ही जाएगा। ठीक है, बाकी अगर अलग आता तो आपको पूरा अच्छे से फिर इसको एक्सप्लेन करना है। मानव सुरक्षा ना पूछ के बोले मानव सुरक्षा के विभिन्न दृष्टिकोण बता दीजिए, तो ये पूरा आएगा। ठीक है, अब महत्व वाला टॉपिक आ रहा है आगे, 1 मिनट देखूँ, महत्व वाला टॉपिक रहता है, नहीं महत्व वाला नहीं है, मैं बता देती हूँ। लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर, मानव सुरक्षा का महत्व क्या है, जो मैंने अभी बताया आपको वही, कि महत्व क्यों इम्पोर्टेंट है, हम मानव सुरक्षा की बात कर क्यों रहे हैं, इतना ज़्यादा हम फोकस क्यों कर रहे हैं, इतनी देर से हम पिछले 25 मिनट से मानव सुरक्षा क्यों पढ़ रहे हैं, इसको भी हम करेंगे। पहले एक बार दृष्टिकोण पढ़ लो कि मानव सुरक्षा, ये जो वर्ड है जो हमने अभी पढ़ा, इसके बारे में अलग अलग विचारधारा वाले लोगों ने क्या कहा है। मानव सुरक्षा के विभिन्न दृष्टिकोण, अलग अलग विचारधाराओं, 1 मिनट जूम करें, अलग अलग विचारधाराएं सुरक्षा को अलग नज़रिए से देखती है, सबकी सोच अलग है ना। जैसे गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस पे बात करेंगे, मार्क्सवाद हमेशा लड़ाई की बात करेगा, हिंसा की बात करेगा, ऐसे सबके बारे में हमें पढ़ना कि सब क्या कह रहे हैं। ठीक है, इन दृष्टिकोणों से समझना जरूरी है ताकि हम जान सकें कि सुरक्षा की परिभाषा किसने किस हद तक दी है, किसने किस हित में दी है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। तो गांधीवादी दृष्टिकोण में क्या आ रहा है बेटा, अहिंसा करो। आप क्या कह रहे हो कि मानव सुरक्षा तभी होगी, गांधी जी का कहना है कि मानव सुरक्षा केवल तभी हो सकती है जब आप
अहिंसक रूप से काम करेंगे, अपना विकास करेंगे, किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, मानव सुरक्षित हो जाएगा। अहिंसक और आत्मनिर्भर होंगे, किसी पे आप डिपेंड नहीं होगे, आत्मनिर्भर होगे, आपने खुद के फैसले आप खुद लेंगे, ठीक है। असली सुरक्षा हथियारों से नहीं है। इन्होंने ये बोला कि बात ये नहीं कि सुरक्षा तुम हथियारों से करो कि कोई किसी प्रकार का वेपन ना है, बल्कि असली सुरक्षा क्या है, सर्वोदय, सबका विकास हो, जो कि बात ठीक है। मान लो 5 लोग हैं, पूरे समाज में 5 लोग हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 5 लोग हैं, 5 में से 3 बहुत अमीर है, एक नॉर्मल और एक बहुत गरीब है, बेहिसाब गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। 3 के पास बेहिसाब पैसा है और एक मिडिल क्लास है, नॉर्मल वाला है। चलो जो मिडिल क्लास और नॉर्मल वाला है वो तो फिर भी रह लेगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन जो 5वां बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वो क्या ही करेगा, वो करेगा अब अपराध, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास खाने को भी पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा। वो ये थोड़ी सोचेगा मेरी डिग्निटी, मेरा सम्मान, मेरा अपमान हो जाएगा अगर मैंने बैंक लूटा, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। उसे चाहिए खाना, हर हाल में खाना चाहिए उसको, भूखा है वो, तो वो किसी का मर्डर करने को भी उसको मौका मिले ना, वो कर देगा, फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे लूटने के लिए किसी को जान से भी मारना पड़े तो मार देते हैं, फिर होगा दिक्कत। तो इन्होंने यही बोला कि अगर तुम सुरक्षा चाह रहे हो ना, तो सर्वोदय करो। सर्वोदय का मतलब होता है बेटा सबका उदय। अगर इस समाज में 5 लोग हैं ना, तो 5 के 5 का उदय करना पड़ेगा, तभी बराबरी आएगी। और सब इक्वल जब आ जाएंगे तो लोग नहीं लड़ेंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर ये अपराध वगैरह से खतरा नहीं होगा, ठीक है। सबको बराबर लेके चलो तो कहलाएगा मानव सुरक्षा, सर्वोदय, इसका मीनिंग ये है। अगर सब गरीब व्यक्ति सुरक्षित हैं तभी देश सुरक्षित होगा। जो गरीब लोग हैं उनके पास बेसिक फूड हो, खाना पूरा हो, रहने की जगह हो, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो लेकिन जा रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के कारण उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो वो फ्री में अपना इलाज करा सकते हैं, तो क्या होगा, फिर दिक्कतें कम हो जाएंगी, फिर अपराध क्या कम हो जाएगा। क्योंकि उन्हें जो बेसिक नीड्स चाहिए, इंसान की बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, उन्हें इतना भी मिल जाए ना, तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपराध नहीं होंगी, आपराधिक कोई गतिविधि नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, फिर सब सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने किसी एक तबके को छोड़ दिया, गरीबी बढ़ती जा रही है और बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं मिल रहा अगर गरीब लोगों को, तो फिर क्या होगा, वो लोग अपराध में उतरेंगे और फिर सब असुरक्षित हो जाएंगे। तो उन्होंने सर्वोदय की बात की है गांधी जी ने, कि अगर तुम चाह रहे हो मानव को सुरक्षित करना, तो तुम्हें सबको उठाना होगा, सबके लिए भलाई का काम करना होगा अहिंसक रूप से, ठीक है। मेन मुद्दा अहिंसा पे रखो, इसका मेन पॉइंट लिखो अहिंसा और सर्वोदय, 2 चीज़ लिख लो गांधी जी के नीचे। मार्क्सवाद आ रहा है बेटा, मार्क्सवाद हमेशा बात क्या करता है, हिंसा की, लड़ाई की, खूनी संघर्ष की, हथियारों की, बहुत ज़्यादा लड़ाई की बात करता है हमेशा मार्क्सवाद, ठीक है। गांधी जी का अपोजिट है ये बिल्कुल। तो इसने क्या बोला है कि मानव सुरक्षा ना तभी हो सकती है जब तुम अमीरों को उखाड़ फेंको और गरीबों का साम्राज्य बनेगा, तब होगी असली मानव सुरक्षा। तो इसने ये बोला वर्ग संघर्ष, कि ये जो अमीर गरीब बने हुए ना, रिच और पुअर वाला, इसको हटाना पड़ेगा, आर्थिक समानता लानी पड़ेगी, कि जो अमीर बहुत अमीर होते हैं और गरीब बहुत गरीब हो जाते हैं, इस चीज़ को, खाई को ख़त्म करना पड़ेगा। असल खतरा बाहरी देशों से नहीं, इसने बोला कोई खतरा बाहर वालों से नहीं है हमें, कि तुम्हें मानव सुरक्षित करना है तो तुम अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। पूंजीपति व्यवस्था है मेन दिक्कत, इसको हटाओ। पूंजीपति को ना सारे रिचेस्ट वाले, एलीट क्लास वाले, जो अमीर है, जो मिल के मालिक हैं, सारे अमीर अमीर फैक्ट्रियों के मालिक, सारा पैसे वाले जो है ना, सबसे ऊपरी जो सबसे ऊपर वाला जो स्टेज है, उसको हटा दो, उनसे खतरा है। क्योंकि ये लोग नीचे वालों के शोषण करते हैं, जो कि ठीक भी बात है, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, ये ऐसे करते हैं वो शोषण, क्योंकि सैलरी कम देते हैं, उनसे ओवर टाइम करवाते हैं, काम करवाते हैं, तो वो शोषण करते हैं। तो इन्होंने यही बोला कि हमें अगर कुछ बदलाव करना, तो जो पूंजीपति वर्ग है ना, सबसे ऊपर वाला, उसको उखाड़ फेंको, सारे संसाधनों को गरीब लोग अपने कब्जे में कर ले, फिर एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जो क्लास लेस हो, स्टेट लेस हो, ना तो कोई राजा होगा, ना कोई सरकार होगी और ना कोई वर्ग होगा, सब इक्वल हो जाएंगे और सबको उन्होंने वो सबसे निचला वर्ग से सर्वहारा वर्ग हो जाएगा, फिर सारा सब बराबर जब हो जाएगा ना, तो सब इक्वल हो जाएंगे और फिर हो जाएगा मानव सुरक्षित। ये इन्होंने बात बोली है कि पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकना होगा, कैसे, हिंसक क्रांति से, लड़ाई झगड़ा करके, इनको जान से मार के। फिर तो मार्क्सवाद आप सभी ने पढ़ा हुआ है, आप एमए सेकेंड ईयर में हो तो आपने मार्क्सवाद अच्छे से पढ़ा होगा। मार्क्सवाद के सारे पॉइंट इसमें डाल लें और मेन बात ये रखनी कि मानव सुरक्षा को किस बात से जोड़ रहे हैं, पूंजीवाद और वो निचला वर्ग सामंतवाद से, ठीक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवाद वाले अच्छा बोल रहे हैं, इनके मेन पॉइंट क्या है कि आपको अगर सुरक्षा चाहिए तो आपको पावर बढ़ानी पड़ेगी, और पावर क्या होती है, मनी इज़ पावर, ठीक है। अगर आपको
चाहिए कि आपके देश के लोग सुरक्षित हो जाए, सब अच्छे से रहें, तो उसके लिए आपको मेन फोकस पावर पे करना पड़ेगा, जो कि सही भी है। आप जितने पावरफुल हो आप उतने सुरक्षित हो। मान लो साथ वाले देश के पास में परमाणु बम है, आपके पास नहीं है, तो वो तो भाई हर दूसरे दिन धमकी देगा तुम्हें। आप सुरक्षित फिर बिल्कुल भी नहीं है। आप सुरक्षित तब होगे जब आपके पास भी परमाणु बम हो, उसके पास भी हो। वो तुम्हें धमकी देगा कि भाई तेरे पे परमाणु बम छोड़ रहा हूँ मैं कल, तो तुम उसे दोगे कि हमने क्या दिवाली के लिए रख रखा है, हम तुझ पे छोड़ देंगे, हमारे पास भी परमाणु बम है, हम उसका करेंगे क्या, तू हमें परमाणु बम से मारेगा, हम तुझे मार देंगे, बात खत्म। तो ये क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पावर हो गया। बीपीओ का वो पढ़ा ना कि पावर को आपने बैलेंस कर दिया कि उसके पास परमाणु बम है तो आपके पास भी परमाणु बम है, भले आप फोड़ नहीं रहे, वो भी नहीं फोड़ेगा, उसे भी पता है कि अगर मैंने इस पर परमाणु बम छोड़ा तो ये मुझ पर छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा वो आपके ऊपर परमाणु बम। लेकिन जवाब तो होना चाहिए देने के लिए, वो हमें बोल रहा है, धमकी दे रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे उसको ये बोलेंगे हाथ जोड़ रहे भाई हमारे साथ ऐसा मत करियो, नहीं हो सकता ना। तो हमें उसके बराबर की ताकत गेन करनी पड़ेगी, तभी आप सुरक्षित हो। और यही बात सच है रियल और नॉर्मल लाइफ में। अगर कोई सामने वाला बंदा पैसे वाला है तो तुम उसके नीचे अंडर आ रहे हो, और तो वो तुम्हें ओवर पावर करेगा, वो तुम्हें डराएगा धमकाएगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम्हें अगर उसके बराबर होना, अपने आप को सुरक्षित रखना, तो तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा। तुम्हारे पास पैसा है, तुम उससे ऊपर हो जाओ, फिर देखो कोई खतरा नहीं है तुम्हें, तुम उससे भी ऊपर हो जाओ, उससे क्या सबसे ऊपर हो जाओ, पैसों में कोई खतरा नहीं हो तुम्हें समाज में, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, फिर तुम सुरक्षित हो। तो ये इसी में है कि शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा राज्य बढ़ाए, शक्ति होनी चाहिए, वेपन्स होनी चाहिए राज्य के पास, ये इस बात में बात करेंगे। राज्य को संप्रभु होना चाहिए कि राज्य फिक्स हो कि कोई राज्य के उसके खुद के देश के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो संप्रभु है। दुनिया में केवल ताकत चलती है, बात बिल्कुल इसकी सही है, मैं इसकी बात से एग्री करती हूँ। दुनिया में चलती तो ताकत ही है, जो पावरफुल है वो सिर्फ उन्हीं की मानी जाएगी। यदि राज्य शक्तिशाली है, यदि जो स्टेट है, जो राज्य है, जो देश है, अगर वो शक्तिशाली है तो लोग अपने आसपास सुरक्षित रहेंगे। जैसे बीओपी वाला जो मैं बता रही हूँ ना, वो जैसे बेटा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अमेरिका वालों का, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कोई इनके आगे बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके पास बहुत पावर है, उनकी मिलिट्री बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, उनकी जीडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई उनसे लड़ नहीं सकता। उन्होंने इतना ऊपर कर रखा खुद को, सबसे ऊपर हैं वो, कोई उनसे लड़ ही नहीं सकता, खतरा है ही नहीं उन्हें, सब सुरक्षित है, उनके देश के सब कुछ सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि पावर उनके पास बहुत ज़्यादा है। चाइना पावरफुल है, उसने फुल अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर दिया, बेहिसाब वाली टेक्नोलॉजी गेन कर ली, पैसा है उसके पास, तो वो क्या हो गया, पावरफुल हो गया, उसे किसी से खतरा नहीं है, बल्कि सबको उससे खतरा है, बाकी तो खुद तो सुरक्षित ही है। ठीक है, यथार्थवाद वाला टॉपिक भी आपने पढ़ा हुआ है, हंस जेम और खंतु वाला, वही है ये। ठीक है, इसको सुरक्षा का टॉपिक को ऐसे लिखना है आपको। नव यथार्थवाद, जो न्यू वाले आए ना, एक तो यथार्थवाद हो गया, न्यू वाला हो गया, दोनों में ना कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही बात बोल रहे हैं ये, बस इसमें नव, ये किसका, केनेथ वर्ल्ड का, और ये हंस जे मॉर्गन्थु वाला। ठीक है, केनेथ वर्ल्ड क्या कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता है, इसने वाली बात बोली है कि भाई देखो अंतर्राष्ट्र तो अराजक है, जो पावरफुल है वो अपने से छोटे के ऊपर हमला कर रहा है, ये बात सच है। जो पावरफुल देश होते हैं छोटे वालों को दबाते हैं। उसके अनुसार क्या है, ग्लोबल पुलिस नहीं है, मतलब कि कोई एक मेन जो अंतर्राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिए ना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए, जैसे यूएन है, पर वो किसी काम की नहीं है। वो काम की क्यों नहीं? क्योंकि सारा पैसा अमेरिका देता है, तो अमेरिका के हिसाब से चलती है, वो अमेरिका का बोलबाला, 5 उसमें वीटो पावर बिठा रखे, वो पाँचों के पाँचों अपने हिसाब से काम करवाते हैं। ऐसे ना कोई एक अच्छी संस्था नहीं है जो इस सारे इसको जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रोक सके, जिससे क्या है मानव सुरक्षित हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए हर देश को खुद के मजबूत करना होगा। तो इसने ये वाली बात यही बोली जो ऊपर हमने ऊपर पढ़ी ना, पावर गेम वाली, ये बात ये सेम ही बोल रहा है कि अगर आपको सुरक्षित रहना तो खुद को आपको मजबूत और पावरफुल बनना पड़ेगा, वरना आप सुरक्षित नहीं हो। आप जहाँ कमज़ोर हो, आपका साथ वाला देश आप पे 100% हमला कर देगा। कोई दोस्ती नहीं, कोई भाईचारा नहीं, आप कमज़ोर हो, साथ वाला देश आप पे हमला करेगा, लिखा हुआ है, ये बिल्कुल फिक्स है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है ना, उसमें लिखी हुई सारी बातें। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं, बस केनेथ वर्ल्ड का नाम लिख देना। अगर नाम याद है तो कोई बात नहीं, आप लिख देना नव यथार्थवाद। उसके हिसाब से क्या है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है जो इन सब चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट को रोके, मानव सुरक्षा पे बात करे, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई आपको सुरक्षित नहीं करेगा, कोई मतलब है ही नहीं इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल। आपको खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी बाय पावर। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनाओ, पैसा कमाओ, फिर अपनी मिलिट्री पे लगाओ, वेपन्स पे लगाओ, टेक्नोलॉजी पे लगाओ, ताकि आप अमीर हो जाओ और आपके पास अच्छी से अच्छी क्या है बचाव के लिए सुरक्षा के उपकरण हो। ये क्या उत्तर संरचनावाद दृष्टिकोण, ये नए वाला दृष्टिकोण क्या कह रहे हैं, विमर्श और सत्ता का खेल। ये सारी बातें ना सत्ता के ऊपर डाल रहा है कि ये सारा मेन गेम किसका, सत्ता का।
सुरक्षा की परिभाषा कौन तय कर रहा है? हाशिए के लोगों के लिए सुरक्षा का क्या मतलब है? इसने ये वाली बात बोली है कि सारा गेम पैसों का है, जो पैसे वाले में सुरक्षित है और जो हाशिए में ना, जो बिल्कुल गरीब है, वो असुरक्षित है। सुरक्षा की परिभाषा क्या है? और ये बात सच भी है, बिल्कुल सही बोल रही है कि सारे सुरक्षित लोग हैं कौन? जो अमीर है, रिच है। जो गरीब लोग हैं वो असुरक्षित है, वो अपना जीवन असुरक्षा में ही बिताए जा रहे हैं, उनको कोई सुरक्षित नहीं है उनको कुछ उसके अंदर। बस ये इसके दृष्टिकोण है। इनको पांचों के मेन जो हेडिंग है अच्छे से लिखो। गांधी जी वाला बिल्कुल आसान है, वो लिख सकते हो आप। मार्क्सवाद भी आसान है। यथार्थवाद नवयथार्थवाद सेम ही है। और ये उत्तर ये वाला लिख लो। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 2 ही स्लाइड बची है। इससे पहले एक बार मैं इसको समझा देती हूँ कि आपको इसको अटेंड कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है प्लस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको 4-5 प्रकार से पूछा जाएगा। बार बार पूछ रहे हैं आपसे कि मानव सुरक्षा क्या है, इसके कितने प्रकार है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसके प्रमुख चीज़ें क्या आ रही है, इसका समाधान क्या है, आप कैसे इसको ठीक करोगे, इसका महत्व क्या है। तो आपको इसको अच्छे से टैकल करना है क्वेश्चन को। पूरा 5-10 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें एक बार मैं महत्व पढ़ लेती हूँ। राज्य का ना, राज्य को आप एक देश चला रहे हो, उसको अच्छे से रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उस देश के जो मानव है, उस देश के जो लोग हैं, उसको सुरक्षित रखना। मानव सुरक्षा इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब तक आपके मानव सुरक्षित नहीं है तब तक आपका देश सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इंसान जो उस देश के अंदर रह रहे हैं उनका सुरक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा पे बल दिया जाए, स्वतंत्रता दी जाए, विकास करने का पूरा अधिकार हो उनको, अधिकार उनके सारे दिए जाएँ। ठीक है, और परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से भी और आंतरिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी। परंपरागत दृष्टिकोण किस पे फोकस कर रहा था? बॉर्डर पे। तो हमें अब क्या है, महत्व क्या है? बॉर्डर पे तो फोकस करना ही है, रखना है हमें बॉर्डर को सिक्योर, प्लस अंदर जो चीज़ें हैं ना, जो अंदर वाली ये दिक्कत है, इन्हें भी सिक्योर करना है। तब आपका कहलाएगा वो 100% सिक्योर। आपका मानव जो सुरक्षित तब होगा कि आपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर कर दिया, प्लस अंदर जो दिक्कतें चल रही थी आंतरिक वाली, जो हमने पीछे अभी इसमें पढ़ी है इस वाले पेज में, ये वाली भी सिक्योर हो जाए और ये वाली भी हो जाए, तब कहलाएगा आपका मानव 100% सुरक्षित। ठीक है, मेन चीज़ें इसकी जो 7 इसके टाइप प्रकार हैं वो ये याद करने हैं अच्छे से आपको। ठीक है, उसके बाद इसमें डिफरेंस बताना है कि परंपरागत दृष्टिकोण क्या था और गैर परंपरागत दृष्टिकोण क्या है। मानव सुरक्षा की एक मेन हेडिंग बतानी है पूरी, अच्छे से उसको इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ हो गई। अगर दृष्टिकोण उस क्वेश्चन में पूछ रहा तो डाल देना, वरना अलग सेपरेट आ रहा तो उसमें शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में मेरे टाइम पे भी आया था, मैं लिख के आई थी। मुझे याद है कि शॉर्ट नोट में मैंने इसमें 2 पेज तो भर दिए थे, 3 पेज इसमें खुला खुला लिखे, 2 पेज इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा खाद्य सुरक्षा। अब हम सुरक्षा वाला टॉपिक पढ़ेंगे सारा। में ये पूरा सब्जेक्ट का नाम ही सुरक्षा है, तो हमें अलग अलग प्रकार की सुरक्षाएं पढ़नी है। आतंकवाद से सुरक्षा पढ़ेंगे, नारी सुरक्षा पढ़ेंगे, सारी सुरक्षा पढ़ेंगे। तो ये खाद्य सुरक्षा वाला इंपॉर्टेंट आ रहा है टॉपिक। ठीक है, अभी पीछे हमने पढ़ा ना खाद्य सुरक्षा, ये उसी को डीप में पढ़ना है हमें। तो देखो, इंसान की सुरक्षा की आप बात कर रहे हो और इंसान भूखा है तो वो कैसे सुरक्षित है? भूखा इंसान कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। सबसे मेन चीज़ ये आ रही है उसके पेट में खाना हो पहले तो यही है कि खाना, फूड इंपॉर्टेंट है मानव सुरक्षा के अंदर। तो इसलिए ये टॉपिक उठाया गया, खाद्य सुरक्षा। फूड इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या आ रहा है, इसके 3 स्तंभ आएंगे, इसके 3 सब टॉपिक्स आएंगे, उसको हम देखना है कि केवल पेट भरना खाद्य सुरक्षा नहीं है। कि ऐसे नहीं कि आपको खाद्य सुरक्षा देनी तो इंसान का पेट भर दिया, सिर्फ पेट नहीं भरना है, हमें उन्हें न्यूट्रिशन भी देना है, ऐसा खाना जिससे ताकत भी मिले उस व्यक्ति को। ठीक है, यूएन के अनुसार खाद्य सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं। इन 3 स्तंभ में क्या आ रहा है? अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, देश में पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो और स्टॉक भी हो। खाना इतना हो जितना जनता है, प्लस रिजर्व्ड भी हो। भगवान ना करे बारिश ना आई, कुछ भी दिक्कत होती है तो खाना रिजर्वेशन में भी होना चाहिए कि भाई रखा हुआ है, ना हुआ तो हम खा सकते हैं 2-3 महीने। ठीक है, पहुँच, एक्सेसिबिलिटी, खाना है पर सारे अमीर लोग ही खा पाने, उसका क्या फ़ायदा, गरीबों तक भी तो पहुँचे। भोजन हर व्यक्ति तक आसानी तक पहुंच होनी चाहिए, मतलब इतना सस्ता हो खाना कि जो बिल्कुल गरीब से भी गरीब बंदा ना वो भी खा सके, उस तक भी जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ हो कि हर व्यक्ति के पास खाना, भूखा ना मरे। और पता है सबसे दुखद बात, हमारे देश में बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, बहुत सारे लोग, खाना की बहुत कमी है हमारे देश के अंदर। गरीब इतने है ही नहीं, पैसा कहाँ से खरीदेंगे। सामर्थ्य, अफोर्डेबिलिटी के मतलब मान लो खाने का तुमने रिजर्वेशन कर दी, खाना पूरा पर्याप्त मात्रा में है, सब कुछ है, लेकिन बंदा खरीद ही नहीं पा रहा, इतना महंगा, तो फिर क्या फ़ायदा। व्यक्ति के पास इतना पैसा होना हो कि पौष्टिक भोजन खरीद सके। पौष्टिक मतलब एक अच्छा बैलेंस्ड मील जिसमें सब कुछ हो, उसके शरीर को सब कुछ मिले, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, सब कुछ मिले। ठीक है, ये तो 3 इसके स्तंभ में, इसको लिख लीजिए।
देखो बेटा, एग्ज़ाम के अंदर ना मेन ये होता है, जो आप हेडिंग्स डालते हैं ना, ये मेन होती है। जो टीचर चेक कर रहे थे ना, वो इन्हीं के बेस पे आपको चेक करके मार्क्स देता है। जो ये नीचे लिखा होता है ना, इसे कोई पढ़ता भी नहीं, इतना टाइम नहीं होता उनके पास। इग्नू के अंदर करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना कहाँ चेक होगा। मेन ये है कि आप कैसी उसकी इंट्रोडक्शन दे रहे हो क्वेश्चन की, और ये जो मेन हेडिंग्स है ये कैसे आप लिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा आप समझ गए, अभी रिवाइज करवा दूंगी। भारत की खाद्य सुरक्षा, पहले आपको खाद्य सुरक्षा का इंट्रो दे दिया, 3 उसके स्तंभ बता दिए, फिर भारत वाला टॉपिक ज़रूर इंक्लूड करना है। या तो क्वेश्चन में वो बोलेगा कि खाद्य सुरक्षा क्या है बताइए, भारत के हिसाब से बताइए, भारत में क्या दिक्कतें चल रही है, ऐसे बताएगा। नहीं भी बोलते तब भी आप भारत को इंक्लूड कर देना, क्योंकि आप भारत में रहते हो, उदाहरण के लिए आप ले सकते हो। तो भारत में सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक भी है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हरित क्रांति के बाद से भारत में अनाज की आत्मनिर्भरता हुई है। हरित क्रांति में ऐसे बीज बना दिए गए जिससे खेती जो है आसानी से हो रही थी। ठीक है, बस ये लो क्वालिटी का गेहूँ उग रहा था, पर कोई बात नहीं, गेहूँ तो उग रहा था, खाना मिल तो रहा था। ठीक है, तो हरित क्रांति के बाद दिक्कत नहीं है। हरित क्रांति से पहले क्या सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हुई थी, बड़ा दिक्कत का टाइम था वो वाला। 1960 से 1970 का जो दशक था, महामारी वाला जो युग था कि लोग भूखमरी से मरे थे उस वक्त। एफसीआई के गोदामों में बफर स्टॉक बना रहता है। बड़ी मात्रा में हम खाने को रिजर्व्ड और स्टॉक करके रखते हैं कि अगर कमी पड़ती है, कभी भगवान न करे, तो हम इसको खा सकते हैं, इसको निकाला जा सकता है। बफर स्टॉक रखा जाता है अगले 6 महीने का। और जो जैसे मान लो 6 महीने का स्टॉक रखा, कुछ भी नहीं हुआ देश में, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई वॉर नहीं हुई, कोई आपातकाल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, तो क्या होगा, जो पुराना गेहूँ होता है ना, उसको फिर बांट दिया जाता है। जो वो बटता है ना राशन लोगों के लिए, राशन कार्ड में लो क्वालिटी का गेहूँ वो होता है, वो पुराना 6 महीने पुराना गेहूँ होता है, उसको बांट दिया जाता है। फिर नया रिजर्व रख दिया जाता है, जो पुराना हो जाता है उसे बांटते जाते हैं ये राशन वालों में। ठीक है, NFSA 2013 में PM GKI के तहत करोड़ों लोगों को सस्ता और मुफ्त राशन कार्ड बने। ये वही वाली बात बता रहे हैं कि 2013 से स्टार्ट हुआ है कि राशन कार्ड अच्छे से बनेंगे और लोगों को राशन दिया जाएगा। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें क्या है कि जनता को फ्री में अनाज दिया जाएगा जो नहीं खरीद सकते। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है कि भारत में ये अच्छी चीज़ें हो रही है। अब चुनौतियाँ भी है, दिक्कतें भी है कि ना, भारत ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग चिंताजनक है। भारत में बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनके पास खाना नहीं है, जो कि बहुत बड़ी एक समस्या का भी कारण है, जिसके ऊपर देश को, सरकार को सोचना चाहिए, मगर नहीं सोच रही है सरकार। ठीक है, हिडन हंगर मतलब चावल गेहूँ मिलता है सिर्फ, पर प्रोटीन नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है, पेट तो भर गया, देखो रोटी से पेट भर जाता है, चावल से पेट भर जाता है, लेकिन प्रोटीन तो नहीं मिल रहा ना, विटामिन तो नहीं मिल रहा ना। वो तो दूध में होता है, वो पनीर में होता है, घी में होता है, अंडों में होता है, चिकन में होता है, और जितनी भी महंगी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें होता है। ये थोड़ी बढ़ता है, सरकार राशन दे रही है, चावल दे रही है, गेहूँ दे रही है, इससे क्या फ़ायदा बताओ। चावल गेहूँ से सिर्फ कार्ब्स मिलते हैं, कार्ब से बॉडी को एनर्जी मिलती है। सिर्फ एनर्जी थोड़ी देने कि इंसान जिंदा रह सके, जिंदा थोड़ी रखना, प्रोटीन भी तो मिले। प्रोटीन के बिना कैसा काम चलेगा। प्रोटीन ज़रूरी है, विटामिन ज़रूरी है, सारे मिनरल्स ज़रूरी है, जो गेहूँ और चावल में नहीं होता है, सिर्फ उसमें कार्ब्स ही होता है। तो ये हिडन हंगर, ये ज़रूर लिखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर रही हूँ, इसको इंपॉर्टेंट लिखिए। हंगर इंडेक्स में भारत बहुत बुरी हालत पे है। ठीक है, बच्चों की स्टर्निंग कम, लंबाई और वेटिंग कम, बच्चे कमज़ोर हैं क्योंकि खाते ही सिर्फ ये ही हैं। जो अमीरों के बच्चे हैं वो भी कमज़ोर हो रहे हैं, कारण क्या है, वो जंक फूड खा रहे हैं। जो गरीबों के बच्चे उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है, फिर वो रोटी चावल पे हैं, रोटी चावल दाल, दाल में ना के बराबर प्रोटीन होता है। दाल है प्रोटीन की, पर इतना प्रोटीन नहीं है उसमें जितना आपकी बॉडी को चाहिए, और बच्चों की बॉडी को तो ज़्यादा चाहिए। कोल्ड स्टोरेज की कमी, कोल्ड स्टोरेज यही कह रहा है कि बफर स्टॉक तुम रख भी रहे हो तो रखने की जगह भी तो हो, इतना बफर स्टॉक रखने की जगह ही नहीं है। चलिए वीडियो यहीं ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं एक बार इसको आपको ज़रूर याद करा देती हूँ। खाद्य सुरक्षा क्या है, ज़रूरी है। मानव की सुरक्षा को अगर आप बात कर रहे हो, मानव विकास की बात कर रहे हो, तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ आ रही है तो मानव के लिए खाना आ रहा है, खाद्य सुरक्षा आ रही है। सबसे पहले मानव को सुरक्षित करने के लिए उसे खाना देना पड़ेगा, तभी आगे की बात होगी। सभी को खाना मिले सस्ते दामों पर, फूड जो मिले गरीबों तक पहुँचो खाने की, बिल्कुल फ्री। जो बिल्कुल गरीब है उनको तो फ्री में दिया जाए, जो खरीद सकते हैं उनको सस्ते दामों पर दिया जाए। कल्याण के बारे में बात की जाए, फूड सिर्फ पेट भरने लायक नहीं होना चाहिए, उसमें पौष्टिक आहार भी होनी चाहिए। 2400 कैलोरी होनी चाहिए। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना बेटा, PPT में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, उसको लिखते जाइए। 2400 कैलोरी होनी चाहिए मिनिमम, 2400 कैलोरीज होनी चाहिए। दालें होनी चाहिए, एग होना चाहिए, मिल्क भी होना चाहिए। ठीक है, और खाना वेस्ट ना हो, ये सबसे मेन बात है। ये इसमें PPT में नहीं, इसको लिखो कि खाना वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे अमीर लोग क्या हैं, उनके पास है खाना तो उसको वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है बेचारे वो तड़प रहे हैं भूख से। खाना अच्छा मिलेगा तो बीमारियां रुकेंगी,
मृत्यु कम होगी। बहुत सारे लोग पता खाना नहीं मिल रहा इस वजह से मर जाते हैं कि खाना ही नहीं है उनके पास। गरीब जो लोग होते हैं गांव वाले, वो सस्ता फूड हो, फ्री हो, राशन ढंग से दिया जाए। मेन दिक्कत क्या आ रही है, राशन कार्ड तो उन्होंने बनवा दिए, राशन बांट भी नहीं है ये, लेकिन जिनको सच में राशन की ज़रूरत है ना, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनको राशन नहीं मिल पा रहा। उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है ऐसा भी कुछ होता है। गाँव में बहुत दूर दूर वाले इलाके नहीं होते, बहुत अंदर अंदर वाले, वो वहाँ रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है कि सरकार बांट रही है, ऐसा कुछ उन्हें नहीं पता। ठीक है, तो चुनौतियाँ यही आ रही है कि 2019 में ना भारत कुपोषण में हाईएस्ट लेवल पे था। 2019 में गरीब तो देश है ही हमारा, और ऊपर से जो गरीब जनता उसमें बढ़ती हुई आबादी बढ़ती जा रही गरीब जनता। ठीक है, मृत्यु दर भी बढ़ रहा है, गरीब खाना ना मिलने की वजह से मृत्यु दर बढ़ रहा है, खाद्य संकट होता रहता है। ठीक है, बस आपको इसमें पूरा अच्छे से बताना है। उपाय क्या है, इसके प्लस पॉइंट देखो, यहाँ पे हमने चुनौतियाँ पढ़ी, इसके उपाय भी बताने हैं अब आपको। चुनौतियाँ, इसके सकारात्मक तथ्य और उपाय। उपाय लिखिए, इसमें क्या है, कृषि को बढ़ाओ, खाने की कमी है तो खाने को बढ़ाओ, कृषि को बढ़ाया जा सके, वितरण प्रणाली ढंग से करो कि जो राशन है वो सही तरीके से बटे। अमीर लोग गायब कर जाते हैं राशन गरीबों का, उनको देखा जाए कि भाई सही बंदे को राशन मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। वो बायोमेट्रिक लॉक लगवाओ कि हाँ भाई आप फिंगरप्रिंट लगेगा तब देंगे गेहूँ, ऐसे कैसे कोई ले जाता है किसी गरीब का गेहूँ। भंडारण सही से हो, स्टोर जो करोगे ना आप गेहूँ को, गेहूँ चावल जितनी भी चीज़ें करो उनको ढंग से रखो। कृषि को आए हो, देखो फूड की कमी क्यों आ रही है, क्योंकि किसान खेती नहीं कर पा रहे। किसान खेती क्यों नहीं कर रहे भाई, उनको मिल ही नहीं रहा कुछ, उनका रोज़गार नहीं चल रहा सही, तो वो नहीं कर रहे ज़्यादा कृषि खेती। तो ढंग से अगर खेती पे ध्यान दिया जाए तो हो सकता है। एमएसपी दी जाए किसानों को, जागरूकता बढ़ाई जाए रिलेटेड खाने से रिलेटेड कि आपको क्या सही से खाना, कैसे खाना, राशन कार्ड वगैरह के बारे में बताया जाए कि भाई आपको खाना मिलता है यहाँ से ले लो, वेस्ट ना किया जाए, खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना किया जाए। ये इसका उपाय में सबसे ऊपर लिखना कि खाना वेस्ट मत करो। बहुत सारे लोग खाना बहुत वेस्ट होता है, पता है शादियों में इतना खाना वेस्ट करते हैं लोग, इतने पार्टीज़ में इतना खाना वेस्ट होता है। ये नहीं कि जो बचा हुआ खाना है उसको बांट दिया जाए, बहुत सारे लोग बेचारे भूख से भूखे पेट सो रहे हैं, उनको दे दो, नहीं, खाना वेस्ट होता है, फेंकते हैं खाने को। ठीक है, जलवायु अनुकूल खेती, मतलब खेती जो भी जलवायु है जिस एरिया में उस हिसाब से खेती कर लो और अनाज का उत्पादन कर लो। ठीक है, मिड डे मील योजना चलाई जाए, आंगनवाड़ी योजना चलाई जाए। ये 2 एग्जाम्पल है, लिखो। आंगनवाड़ी में खाना मिलता है बच्चों को, तो उससे क्या होगा, बच्चों को फूड मिल पाएगा, गरीबों के बच्चों को खाना मिलेगा। मिड डे मील योजना चलाई जाए। मिड डे मील योजना इसलिए तो चलाई गई थी कि जो कुपोषण का स्तर है कम हो, सरकार फ्री में खाना बनवाएगी, स्कूलों में बताएगी, बच्चे तो खाएँ कम से कम। बट ये कि मिड डे मील में क्या मिलता था, चावल दाल और पूड़ी ये देते थे। अच्छा खाना दिया जाए, अंडा दिया जाए, फ्रूट्स दिए जाए, सैलड्स दिए जाए, दालें अच्छी हों, स्प्राउट्स दिए जाएँ, अच्छे से खाना दिया जाए ना कि कुछ तो उनके शरीर में जाए। तो खाद्य सुरक्षा के अंदर पहले आपको इसका डेफिनेशन में देनी है, इसकी इंट्रोडक्शन देनी है, फिर इसके 3 स्तंभ बताने हैं, फिर इसके पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं, फिर इसके नेगेटिव पॉइंट बताने, चुनौतियाँ बतानी है, उपाय बताने हैं। फिर ये सारे टॉपिक जो मैंने अभी बोला नहीं लिखो, इसके आगे सब टॉपिक आप खुद बना सकते हो। ये पूरा आपको अच्छे से करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, पिछले 5 साल में बहुत बार रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन। ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया ना वो मानव सुरक्षा वाला, वो तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट ये है, और ये क्वेश्चन हैं, मैं कुछ अलग नहीं करा रही है, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 1 वो था, क्वेश्चन 2 ये है। चलिए बेटा, पीपीटी को ख़त्म करेंगे यार, स्लाइड खत्म होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सारे आपके मैंने एमए के 20 सब्जेक्ट करा रखे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।